नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ ट्यूब में और मैं एडवोकेट श्लोक भट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार सुखी होंगे, संपन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी बच्चों के अधिकार, बच्चों के कानून और बच्चों को शोषण से बचाने के नियम और कानूनों की जो कि भारत में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे उससे एक स्टेप आगे, यानी कि हमारे माता पिता, वरिष्ठ नागरिक और जो हमारे घरों के बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा, उनके साथ न्याय हो और उनके हित सुरक्षित हो। इसके लिए हमारे देश में क्या कानून मौजूद हैं, हमारे देश के बुजुर्गों के, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें क्या छूट मिलती है, इस विषय में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो अन्य लोगों को भी पहुँचे। उसी के साथ साथ मेरे चैनल पे बेल आइकन के बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपने वीडियो चैनल में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको दूंगा आज इस वीडियो में, अगर आप स्किप कर देंगे या स्किप करके देखोगे वीडियो तो वो जानकारी आप तक पूरी नहीं पहुंचेगी और आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं या मैंने जो आपको बताया है वो आप पूरा का पूरा नहीं जान पाओगे। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमारे देश में हमारे बुजुर्गों की, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी बढ़ी है, जो कि 11 करोड़ से लेकर के 14 करोड़ तक हो गई है। इसे देश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि आज देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के साथ साथ उनके साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार और मारपीट के भी केसेस, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और टेलीविजन्स में न्यूज़ देखते हैं कि कैसे औलादें अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा कर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। कोई अपने माँ बाप को पैसे की वजह से मार देते हैं, कोई अपने माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद उन्हें मार देते हैं, कोई अपने माँ बाप की या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं करता है तो कहीं कुछ। रोज़ आए दिन हम ऐसा देखते हैं। बदलते समय के साथ साथ आज के यंगस्टर्स, आज की युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई है और इतनी ज़्यादा लालची हो गई है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है, अपने माँ बाप या घर के वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके बारे में नहीं सोचती है। इन्हीं सब केसेस को देखते हुए और ऐसे अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक, माता पिता और वृद्ध जनों के लिए एक कानून बनाया। कानून का नाम रखा गया मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, माता पिता वरिष्ठ नागरिक की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम 2007। बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक आत्मसम्मान एवं शांति से जीवन यापन कर सकें, उनको रहने में, खाने में और आश्रय में कोई परेशानी ना हो, इसलिए कानून बनाया गया जिसमें बच्चे और परिजनों पर ये कानूनी जिम्मेदारी आए कि वो अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी देखरेख अच्छे से करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस कानून में और क्या क्या प्रावधान करे गए और किस लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक का मतलब है हमारे देश का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। उसके अलावा परिजन वे कहलाते हैं जो कानून रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के उत्तराधिकारी हों जिनके बच्चे नहीं हैं। कानूनी अधिकार प्राप्त वारिस नाबालिग हो और बुजुर्ग के गुजर बसर जाने के बुजुर्ग के गुजर जाने के बाद वहीं उनकी संपत्ति का हकदार हो। अब बात करते हैं कि इस कानून में आगे क्या क्या कहा गया है। उपरोक्त कानून के अनुसार कौन कौन अपने वयस्क बच्चों से मेंटेनेंस ले सकता है वो इस प्रकार है, क्योंकि जो 2007 का ये प्रावधान है इसमें
जितने भी वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध जन या माता पिता हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने बच्चों से, अपने परिजनों से या जिनके वे आश्रित हैं उनसे वे अपना मेंटेनेंस रख रखाव ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए इस बात को और विस्तार से जानते हैं। जो माता पिता अपने आप अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, वे मेंटेनेंस के लिए अपने वयस्क बच्चों से कह सकते हैं। इस मेंटेनेंस में उचित आहार, आश्रय, कपड़ा और चिकित्सा उपचार आदि उपलब्ध हैं, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपना सामान्य जीवन जी सकें। पालक या तो वास्तव हो या उन्होंने बच्चे को गोद ले रखा हो, या सौतेले माता पिता हो, फिर भले ही वे वरिष्ठ नागरिक हो या ना हो, लेकिन उनकी देखरेख का जिम्मा बच्चों पर होता है। देखिए इसमें, इस नियम में, एक अधिनियम में एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि अगर आपके माँ बाप सीनियर सिटीज़न यानी कि 60 वर्ष की आयु के नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप वयस्क हो चुके हैं और आपके माता पिता या आपके आश्रित जो आपके अभिभावक हैं वो इस काबिल नहीं कि वे अपना खर्चा स्वयं उठा सकें, तो भी इनकी जिम्मेदारी आप पर पड़ती है। आपको उनका खर्चा, उनका रहन सहन, उनका पालन पोषण का जिम्मा लेना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं, जो 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। वे परिजन से मेंटेनेंस की अपील कर सकते हैं। वे उन लोगों से मेंटेनेंस के लिए कहेंगे, वे उन लोगों से मेंटेनेंस के लिए कह सकते हैं जिनको उत्तराधिकार के रूप में उनकी संपत्ति मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी सीनियर सिटीज़न यानी कि वरिष्ठ नागरिक या किसी वृद्ध जन के कोई अपनी संतान नहीं है, कोई अपनी पोता पोती नहीं है, उन्होंने किसी और को अपना लीगल हायर बनाया, लीगल उत्तराधिकारी बनाया, उसके नाम अपनी चल अचल संपत्ति कर दी है, और संपत्ति करे जाने के बाद वो आदमी उन बुजुर्ग का या उन वृद्ध का ध्यान नहीं रखता है, तो उन बुजुर्ग को ये अधिकार है कि वो कानूनी रूप से उससे मेंटेनेंस मांग सकते हैं, मेंटेनेंस मांगने का दावा कर सकते हैं। अब इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, इस चीज़ को और विस्तार से जानते हैं। अगर उस बुजुर्ग को खुद ही अपना आवेदन देना होता है मेंटेनेंस के लिए, या अगर वो अपना खुद नहीं जा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य इस अनुरूप नहीं है कि वो कोर्ट में की प्रोसीडिंग्स में खुद जा पाएँ, कानूनी अपनी जो उनकी कार्रवाई वो कर पाएँ, तो उसके लिए वो किसी और को ऑथराइज्ड कर देते हैं या किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए, या फिर वो किसी NGO के थ्रू ये काम करवा सकते हैं, किसी ऐसे संगठन के थ्रू जो बुजुर्गों के हित में काम करता हो। अब आगे और बताते हैं कि इस कानून में क्या है। इस कानून के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल तभी बनते हैं जब यह स्पष्ट हो कि बच्चों या परिजनों ने उक्त बुजुर्गों की अनदेखी की या फिर उनकी देख रेख करने से इनकार कर दिया है। ये न्यायाधिकरण इन बच्चों या परिजनों से 10,000 महीने का गुजारा देने के लिए कह सकता है। यानी कि कहने की बात है कि अगर किसी बुजुर्ग ने मेंटेनेंस के लिए अपील की है या गुजारा भत्ता के लिए केस किया है, तो जितने भी जिस ट्रिब्यूनल में या जिस कोर्ट में करा है, वो कोर्ट उसके लीगल हायर विधिक उत्तराधिकारी को 10,000 रुपये महीने तक का गुजारा भत्ता देने को कह सकता है। इस तरह की प्रक्रिया में वकीलों की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे आते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक प्रावधान और है कि संपत्ति हस्तांतरण निष्प्रभावी, यानी कि किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति, माता पिता ने अपनी संपत्ति और वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किसी के नाम कर दी है। मान लीजिए मेरा घर है, मेरा मकान है, या मेरे पास कोई भी संपत्ति है चल अचल, वो मैंने किसी अपने उत्तराधिकारी के नाम कर दिए, वो चाहे मेरी संतान हो या मेरी संतान नहीं भी है, मैंने किसी और व्यक्ति के नाम कर दिए है, उसको चाहे मैंने गिफ्ट के तरीके से दी है, रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है, या उसको नाम बेचनामा कर दिया, किसी भी तरीके से अगर मैंने दिखाया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र की है, और उसके बाद वो व्यक्ति मेरी या जिस बुज़ुर्ग ने उसके नाम ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, उसकी देख रेख नहीं करता है, पालन पोषण से इनकार करता है,
तो उस बुज़ुर्ग आदमी को, उस सीनियर सिटीज़न को ये पूरा अधिकार है कि वो कानूनी तौर तरीके से कानून की मदद से अपनी रजिस्टर्ड की हुई या ट्रांसफ़र की हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। और इसमें कोर्ट पूरी तरीके से बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके हित में ही फैसला करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि और क्या कहा गया है। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने अपनी दे दी है संपत्ति, किसी को ट्रांसफ़र कर दी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी के संतान नहीं, उसने किसी को अपना लीगल हायर बनाकर उसको ट्रांसफ़र कर दी है, तो ये जिसको ये संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है, ये उसकी लीगल लायबिलिटी, उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अभिभावक का या जिनसे संपत्ति मिली है उनका ध्यान रखेगा। और ये वरिष्ठ नागरिक की या उन बुज़ुर्ग की कानूनी हक है कि वो उनसे हर तरीके से मेंटेनेंस ले सकते हैं। और अगर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने अपनी संपत्ति, चाहे आधी संपत्ति उसके नाम करी हो या पूरी संपत्ति की हो, उस संपत्ति को वो वापस ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे की मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या कहा गया है इन कानूनों के विषय में। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बेटा और बेटी का ये दायित्व बनता है कि वे अपने बुजुर्गों की, माता पिता की और बुजुर्गों की देखरेख करें। हिंदू दत्तक एवं देखभाल कानून 1956 में स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता की देखरेख करें। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि जो माता पिता या पालक खुद का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, साथ ही उनकी किसी स्रोत से आय नहीं है, उनको इस कानून में मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। तो दोस्तों ये बात तो थी मुस्लिम लॉ की और हिंदू लॉ की। अब आते हैं ईसाइयों पे और पारसियों के विषय में। ईसाइयों और पारसियों में इस तरीके का कोई पर्सनल लॉ नहीं है जिसमें उनको माता पिता की या अपने वरिष्ठ नागरिकों की जिम्मेदारी उठाने के लिए बाध्य किया जा सके, लेकिन इसके लिए भी प्रावधान है। हमारे कानून ने इसका भी एक तोड़ निकाला है। ईसाई या पारसियों में अगर किसी भी बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक के बच्चे या उनके उत्तराधिकारी उनकी देखरेख नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में ईसाई या पारसी व्यक्ति लोग भारतीय दंड प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 125 यानी CRPC सेक्शन 125 के तहत अपना मेंटेनेंस का आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन और इस एक्ट को सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया गया है। इट मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल। इसमें विवाहित बेटियों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वे माता पिता की देखरेख करें। दामादों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने सास ससुर की देख रेख करें, जो उनके पत्नी के अभिभावक हैं या वरिष्ठ जन हैं, उनकी देख रेख करें। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने माफ़ कीजिएगा, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने ये चीज़ किसी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता की जिम्मेदारी वहन करने का आदेश दिया है और कोई बच्चा या दत्तक या परिजन उसका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण चलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने माता पिता की देखभाल करने के पर्याप्त कारण हैं, तो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश उसके माता पिता को मासिक भत्ता देने को कह सकते हैं। यह भत्ता क्या होगा यह मजिस्ट्रेट खुद तय करेंगे अपने विवेक के अनुसार। अब कुछ बातें करते हैं कि हमारे सरकार ने बुजुर्गों के लिए क्या किया है। बुजुर्गों के लिए सरकारी नीतियां क्या हैं, इस विषय पर बात करते हैं। सन 1999 में केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की। इसमें उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनके सुचारू जीवन जीवने का ख्याल रखा गया। इस नीति में परिजनों को बुजुर्गों की देखरेख के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरीके की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई उनमें जैसे कि रेल टिकट में छूट, आयकर में छूट, बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज और भी कई चीज़ें हैं।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वृद्ध अवस्था में उनको संभालने और उनका खर्च उठाने की जिम्मेदारी विवाहित बेटी की भी है कि वह माँ बाप का अपने खर्च उठाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें कि इस विषय में और क्या क्या कहा गया है या हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या करा। तो जैसे मैं बात कर रहा था सरकारी नीतियों की, तो वरिष्ठ नागरिकों को जो रेल टिकट में छूट मिलती है वो पुरुषों को 30%, महिलाओं को 50% मिलती है। साथ ही बुजुर्गों को ट्रेन की नीचे बर्थ देने का प्रावधान करा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कि राज्य सरकारों ने क्या करा है। तो दोस्तों इस विषय में बिहार सरकार ने एक कानून पास करा है। बिहार सरकार के कानून के अनुसार कि यदि कोई बिहार में राज्य सरकारी कर्मचारी है या एक कोई आम जन भी है, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उन पर अत्याचार करता है, उनकी देखरेख नहीं सही से करता है, तो उस संतान या लीगल उत्तराधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। बिहार सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम अत्यंत प्रशंसनीय है और ऐसा ही अन्य राज्यों को करना चाहिए। इनसे ही मिलता जुलता या यह कहें इनसे ही भी थोड़ा और अच्छा कानून असम राज्य ने पारित किया। असम राज्य ने वर्ष 2007 में वहाँ की विधानसभा ने एक कानून पास किया जिसका नाम रखा गया असम एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटेनेंस बिल 2017। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी असम राज्य कर्मचारी है, यानी कि असम सरकार की में राज्य कर्मचारी है, वहाँ सरकारी नौकरी में कार्यरत है और वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है, उनका उचित पालन पोषण नहीं करता है, तो उसकी तनख्वाह में से एक निश्चित हिस्सा काट करके उसके माँ बाप के खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। ये कानून अभी जो असम के मैंने आपको जैसे बताया कि सरकारी कर्मचारी हैं उन पे ही लागू है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार राज्य सरकार और असम राज्य सरकार के जो ये कानून है ये निसंदेह ही बहुत ही प्रशंसनीय कदम है हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनके जीवन का सही से निर्वाह करने की सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों इसके आगे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ये तो कानून थे कि उनके रख रखाव के, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नियम और हैं, जैसे कि अगर आप अपने वरिष्ठ नागरिकों से, अपने माता पिता से या आपके घर के जो अन्य बुजुर्ग हैं उनसे मारपीट करते हैं, उनके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे देश में जो कानून है जैसे कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और IPC, CRPC, इन सभी में अलग अलग सेक्शंस के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं जिसमें आपको अच्छी खासी जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का और अपने वरिष्ठ जनों का ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके वरिष्ठ जन या माता पिता का आज है वो आपका आने वाला कल है। इस चीज़ को मत भूलिए कि जहां आज आपके माता पिता हैं कल वहां आप भी खड़े होंगे। जिस तरीके से आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माता पिता या वरिष्ठ जनों की देखरेख करें, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कल को जब आप वृद्ध होंगे, आप उस स्टेज पे होंगे और आपकी संतानियाँ, आपके उत्तराधिकारी आपकी देखरेख नहीं करेंगे, तो आप उस समस्या को खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपको क्या लग रहा है। तब आप इस चीज़ को जानेंगे कि जो आपने जवानी में अपने बुज़ुर्गों के साथ किया है या अपने वरिष्ठ जनों के साथ किया है, वहीं जब आपके वरिष्ठ जन आपके साथ कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।